आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्मार्ट 9 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से आपके मोहम्मद गजनवी के आने से सब कुछ बदल गया, भारत में सब कुछ बदल गया था भारत के लिए। उसके बाद क्योंकि मोहम्मद गजनवी की वजह से हम लोगों को ये पता चल गया था, जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनको ये पता चल गया था कि राजपूतों को कहीं ना कहीं हराया जा सकता है। इससे पहले ये मिथ बैठा हुआ था कि राजपूतों को हराना नामुमकिन है, लेकिन भैया राजपूत तो राजपूत हैं भैया, यूनिटी नाम की चीज नहीं थी। और उसका फायदा उठाया मोहम्मद गजनवी ने। वो आया, भारत को लूट बांट कर चला गया और हिंदुओं को बहुत ज्यादा कत्लेआम किया और भारत की इतनी बैंक लूटी, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया नहीं दोस्तों, हीरे की चिड़िया बोलना चाहिए था, है ना। लेकिन वो मोहम्मद गजनवी आया और सब कुछ लूट कर चला गया। और भाई साहब 50,000 हिंदुओं को कत्लेआम कर डाला था। उस समय भारत में खून की नदियां बह रही थी भाई, इतनी बुरी हालत कर दिया था उसने। सोमनाथ के मंदिर तक को लूट लिया था, मथुरा के 1,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वा दिया गया था भाई। अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी बायोग्राफी नहीं देखी है, जाइए देखिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों किस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा जूम आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। फिर उसके बाद हमने बात की थी भाई साहब आपके मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने पूरा रास्ता खोल रखा था। तो मोहम्मद गौरी आता है और भाई साहब भारत पे आक्रमण करता है। पहली बार नस्ते नाबूद हो जाता है, उसके बाद फिर से आक्रमण करता है 1175 में। लेकिन भाई साहब फिर भी वो उसका जो आक्रमण रहता है, उसके बाद वो थोड़ा सा मुल्तान पे किया था उसने 1175 में, वो रहा उसका सफल। लेकिन 1178 में ईस्वी में जब वो करता है तो भाई साहब भीम द्वितीय के द्वारा, मतलब उनकी जो माता जी थी उनके द्वारा, नायका देवी थी, बिल्कुल नायका देवी के द्वारा उसको नस्ते नाबूद करके भेज दिया गया। उसके बाद भाई साहब तराइन का युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और उसमें क्या होता है भाई साहब, मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारता है और भगा भगा के मारते हैं पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई गोविंद राज चौहान। लेकिन वो फिर उठता है, जो गिरना जानता है वो उठना जानता है, और वही सक्सेस होता है सही मायने में भाई साहब। क्योंकि जो बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और जो मतलब जिसे हमेशा सफलता ही मिली हो, अचानक उसके सामने हार आ जाए तो कैसे झेलेगा बाबा, नहीं झेल पाएगा। लेकिन जो गिर कर उठना जानता है, उसके सामने अगर वो फिर से गिरेगा तो फिर से जानता है कि किस प्रकार से उठा जाता है। वो चीज सिखाई आपके मोहम्मद गौरी ने, और वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे लेकिन वो चाहता था, वो हो गया। 1192 तराइन का सेकंड युद्ध, डेफिनेटली मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान साहब हारे। और वहां से भाई साहब जब वो 15 मार्च 1206 ईस्वी में जब लौटकर अफगानिस्तान जा रहे थे, तब आपके खोबर जाति के एक युवक ने, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, तब उन पर आक्रमण कर दिया और उनको भाई साहब कत्ल कर दिया गया। इससे पहले क्या था भाई साहब, मोहम्मद गौरी अपने 3 जो उनके सेवक दास थे उनके, है ना, मोहम्मद गौरी के अंदर ये बहुत अच्छा था कि जो उनके मतलब वो नौकर होते थे, दास हुआ करते थे, उनको वो हमेशा अपने बच्चों की तरह पालता था, उनके बच्चों की तरह रखता था। जिनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले गवर्नर बनाया गया, फिर 1208 में उन्हें सुल्तान घोषित कर लिया गया था खुद के द्वारा, ठीक। फिर उसके आगे क्या होता है भाई साहब, 1206 से आपके 1210 तक आपके कौन रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौगान खेलते हुए भाई साहब की हो जाती है मृत्यु। चलिए दोस्तों, ये था पूरा का पूरा अब तक हमने जो पढ़ा। और भाई साहब डिटेल में नहीं पढ़ा है जिसने, भाई साहब प्लीज जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए उसे देखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आज बात करेंगे हम इल्तुतमिश, जिनका पूरा नाम भाई साहब क्या था, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलिए मैं ही बताता हूं आप लोगों को, उनका जो पूरा नाम था भाई आपका शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, ठीक।
शमसुद्दीन वैसे लिखा है आगे पीडीएफ में। चलिए मैं आगे बताता हूं। और भाई साहब आज हम बात करेंगे बिल्कुल शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसे हम गुलामों को गुलाम कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भाई साहब? मोहम्मद गौरी का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम, इल्तुतमिश किसका गुलाम भाई साहब? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, तो पहले मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो बिल्कुल भाई साहब, जिन लोगों ने अभी फ्रीडम स्मार्ट 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल भाई 2 सेकंड का समय लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। दिस इज भानु प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं कि मेजर डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल मैं हर स्लाइड में, हर आपका जो रहता है, आपकी हर बायोग्राफी में इसको दिखाता हूं, जिससे कि दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाए, आपको याद ही ना करना पड़े। ऐसा हर चीज को बार बार दिखाने से क्या होता है, आपको दोस्तों वैसे ही याद हो जाता है और ये आपके माइंड में बिल्कुल डेट्स वगैरह जिनको डर लगता है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसीलिए बोलता हूं मेरे साथ रहिए, आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा डेफिनेटली। अभी तक आपने लड़कियों से क्या, अभी मेरे साथ कर लीजिए। मेरे साथ का मतलब हिस्ट्री के साथ करोगे। पहले आती है भाई साहब स्लेव डायनेस्टी, 1206 से 1290 तक चलती है। फिर आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। भैया किसने देखी है? अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखिए ना भाई साहब। बिल्कुल 1290 से लेकर 1320 तक रही ये आपकी डायनेस्टी। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेकर 1412 तक रही। और उसके बाद आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेकर 1450 तक चली। उसके बाद फाइनली लोधी डायनेस्टी एंड एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो लास्ट डायनेस्टी थी वो आपकी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चली थी। और इब्राहिम लोधी के साथ, जो कि लास्ट रूलर था किसका भाई साहब? बिल्कुल लोधी डायनेस्टी का। और बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें आपके इब्राहिम लोधी की हार होती है और मुगल्स की एंट्री हो जाती है वहां से इंडिया में। बिल्कुल हम सबको देखेंगे भाई साहब विद इन मंथ। आपका जो भी आपका मेडिवल हिस्ट्री आपका खत्म होगा बिल्कुल डिटेल में। मेरे साथ बने रहिए। और भाई साहब चलो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत किया यार, आप लोग थोड़ा मेरे साथ दिया करो ना। चलिए हम देखते हैं पहले भाई साहब आपके गुलाम वंश में जो आपके महत्वपूर्ण राजा हैं, जिन्होंने मतलब सुल्तान थे, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में देखेंगे। पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि आपकी 1206 से लेकर 1210 तक रहे। 1206 में इसका राज्याभिषेक होता है। 1210 में इनकी चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो खेलते हुए भैया जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके आराम शाह। इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि 8 महीने तक ही ये गद्दी पर बैठ पाते हैं। उसके बाद खुद कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर आपके 1236 तक रहे थे। और इनकी कर दी जाती है इनकी जीजा जी के द्वारा मृत्यु, कत्लेआम मचा दिया जाता है भाई साहब। किसके द्वारा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अच्छा, जिसके सामने आपके स्टार लगे हुए हैं ना भाई साहब, उनको आप बिल्कुल मत भी नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके कोई सा भी एग्जाम हो, आइदर आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम से होता है, कंपटीशन लेवल का होता है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई सभी के लिए। बाकी फिर आता है आपके कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद आते हैं आपके कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इनके बड़े बेटे होते हैं। 1236 में 1 महीने 2 महीने बैठ पाते हैं। उसके बाद कौन आती है? रजिया, भारत की पहली सुल्तान लड़की यानी कि महिला थी। कौन थी भाई साहब? रजिया। और बाद में जब गद्दी पर बैठती तो सुल्तान बन जाती हैं। 1236 से 1240 तक इनका राज चला था भाई। फिर उसके बाद मोइजुद्दीन बरहाम शाह आते हैं, जो कि 1240 से 1242 तक रहते। ज्यादा कुछ नहीं, कोई इंपोर्टेंस नहीं देनी है। उसके बाद आता अलाउद्दीन मदरुस शाह,
देखो आप लोगों को जो डेट वगैरह लिखी है उसके सामने पढ़ सकते हैं, मैं जो स्टार लगे हैं केवल उनको बताता चलता हूँ। जो आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट लो और बढ़ो। उसके बाद आपके नासरुद्दीन कौन है, महमूद आते हैं। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेंड करके रख दिया था, बिल्कुल भारत का जो भी उनका क्षेत्र था बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया था। कोई आता है कंसोलिडेट करता है और दूसरा जो राजा आएगा उसे एक्सपेंड कर देगा, बिल्कुल फैला देगा। ऐसा ही होता है हिस्ट्री में बाबा। उसके बाद आएंगे आपके कैकुबाद, जो कि लास्ट रूलर थे यहाँ के। और इसके बाद आपकी ये गुलाम वंश का अंत हो जाता है, जो कि आपके रहे थे 1287 से 1290 तक, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 1290, ठीक। अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई साहब, हम आगे देखिए फैक्ट्स ऑफ इल्तुतमिश। देखिए दोस्तों मेरे साथ तो आपको रहना पड़ेगा, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, केवल आपका आधा घंटा लेता हूं और आधे घंटे के अंदर आपको आपका एक बायोग्राफी उसके साथ साथ और भी कुछ ज्ञान देता हूं। तो प्लीज आधा घंटे मेरे साथ रुकिए और अपना हिस्ट्री को डेफिनेटली, आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तब कहना, लास्ट तक जरूर देखना भाई, है ना। क्योंकि लास्ट में आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है कि हाँ भाई ऐसा भी होता है बहुत कुछ पता लगेगा। चलिए पहले देख लेते हैं इनके फैक्ट्स जो भी थे, हमें इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। और भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रहा हो, आइदर ही इज ऑल प्रिपरेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और जो भी फैक्ट्स जानना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए गद्दी पर बैठते हैं भाई साहब 1211 से लेकर 1236 तक इनके रहता है। उसके बाद इनकी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक संस्थापक थे भाई साहब दिल्ली सल्तनत के ये, यानी कि दिल्ली सल्तनत के नहीं भाई साहब, हम कहेंगे गुलाम वंश के संस्थापक थे। उसके बाद क्या था ये ऐबक के कौन थे भाई साहब, गुलाम थे। मैं जैसा कि मैंने बताया तभी इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इन्होंने ही आपके 40 दल का गठन किया था, जिसे हम तुर्काने 40 चहलगामी कहते हैं। और ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। और उसके बाद जो आपके इन्होंने सिक्के चलाए, एक चांदी का चलाया था, दूसरा तांबे का चलाया था, जो कि आज की फॉर्म में हमारे जो रुपया चल रहा है उसको ही वो ही मिलता है बेटा, ठीक है क्या, तांबे वाला। तो सिक्का जो चांदी का था उसे हम टका कहते हैं, और जो तांबे का था उसे जित्तल कहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी, है ना। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने वाले थे ये। और एकता प्रथा भाई साहब हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कि एकता प्रथा किसने स्टार्ट की थी। तो उसमें ऑप्शन रहते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम सा, तब आपके पूछा जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद भाई साहब भारत में पहला मकबरा बनवाया था भाई, इसने ही बनवाया था पहला मकबरा, ध्यान रखना भारत में। उसके बाद भाई साहब चंगेज खां भाई साहब, वास्तव में मुगल्स का भाई साहब उस समय जवाब नहीं था, इतने तगड़ा इंसान था चंगेज खान। नाम सुनकर ही दुश्मन के अंदर बिल्कुल सांस नहीं रहती थी भाई साहब, इतना तगड़ा राजा था। जहां पर जाता था बिल्कुल नस्ते नाबूद, कोई नहीं रुकता था उसके सामने, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इसके आक्रमण से हमारे भारत को बचाया, है ना। इसीलिए इसको दिल्ली उसका गुलाम वंश का असली संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे भाई इसके आगे, देखते हैं। इसके बाद इसकी पुत्री है, वैसे बेटी भी है लेकिन पुत्री इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई साहब पुत्री नहीं तो सब कुछ संभाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, तो ये है भाई साहब सब इनका, आप लोग देख पा रहे हो। अभी शायद समझ में ना आए मैप, लेकिन बाद में जरूर आ जाएगा जब मैं पूरा बता दूंगा। ये है आपका, मतलब यहाँ से हमने इससे पहले क्या देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उसका ही बस इतना सारा राज था उसका, है ना, ये नहीं था। और बाकी तो सब इसने भैया कैप्चर किया, मतलब इसने पूरा का पूरा कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। काबुल को जोड़ा, गजनी को जोड़ा, लाहौर को जोड़ा, इधर से भाई साहब नीचे से जोड़ लिया उसने, मतलब पूरा का पूरा इसने स्टार्टिंग कर दिया था। मैप देख रहे हो ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब, इल्तुतमिश के बारे में। देखिए तो भाई साहब क्या होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि आपके जो इल्तुतमिश हैं वो आपके 1210 में है। बिल्कुल भाई, देखो आप लोग कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 12 आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे हैं, जो 1210 से 1211 तक रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक डेट है उनके आसपास रख दी गई है, लेकिन उन्होंने केवल जो आराम शाह था वो केवल 8 महीने तक ही गद्दी पर बैठ सका था। उसके बाद आपके इल्तुतमिश ने इसकी गर्दन उड़ा दी थी भाई, उसके बाद खुद ही गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1210 में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश गुलाम था किसका भाई? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों उस समय हुआ ऐसा था कि जब मतलब जो भाई साहब जो आपका इल्तुतमिश है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, और इनके जो 2 बहनें थीं और 3 भाई थे, तो सभी में क्या था भाई साहब, सबसे ज़्यादा सुंदर यही था, लेकिन सभी को जलन होने लगी भाई बहनों को। तो इनके माता पिता ने क्या किया कि उसी के चलते इनको बेच दिया भाई साहब। किसको किसको बेचा? क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया उसका, क्या बात है ऐसा भी होता है क्या? चलिए आता है तो मैं बताता हूँ ध्यान। लेकिन वहां से उस बंदे को बेचा, हाँ अरे यार हाँ भूल गया। चलिए उस बंदे को बेचने के बाद उस बंदे ने आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा। फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाता है। फिर वे कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी मतलब जो भी इनकी इसके अंदर टैलेंट था सबको जान लेता है। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत फायदा उठाया भाई, है ना। और उसको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं मेरे बाद अगर कोई इस राज्य को संभालने वाला है, गद्दी को संभालने वाला है, तो वो कौन है? बिल्कुल इल्तुतमिश ही संभालने वाला है। उसको पता था, लेकिन उसके बाद भी आराम शाह क्या होता है, संभाल लेने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। चलिए तो जब इल्तुतमिश जब राजगद्दी पर बैठा तो भाई साहब ऐसा नहीं था कि उसने कोई ऐसा पहना था कि मुकुट पहन के रख लिया बस गद्दी पर बैठ के। भाई साहब उसने कांटों का मुकुट पहना हुआ था, क्योंकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत होता है, वो उसका डेथ होता है, तो सभी जितने भी आपके राजपूत थे भाई साहब, रणथंभ और आपका सब जो भी था पूरा एरिया, सभी ने बोला भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक चल बसे और हम हो गए भैया जी आजाद, है ना। अब हम आजाद हैं। जितने भी आपकी रियासतें थी, जितने भी आपके राज्य थे, जितने भी आपके क्षेत्र थे, सभी ने अपनी आजाद करना स्टार्ट कर लिया। लेकिन 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 इल्तुतमिश को ये स्वीकार कहाँ था। उसने सभी को एक तरफ से फिर से कहा भाई साहब बात मेरी बातों से मान जाओ, नहीं तो फिर मेरे हथियारों से मानना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। नहीं माने भाई बातों से, उसने कुछ बातों से माने, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कि बातों से कहाँ मानने वाले थे। तो उसने कर दिया भाई साहब उनको युद्ध में नस्ते नाबूद। ये चीज रही थी भाई साहब, है ना। तो जितने भी थे, जितने टूटते जा रहे थे, उनको अपने अंदर लेकर आया भाई ये, है ना। और क्या था भाई साहब, जो इल्तुतमिश था वो तुर्कमेनिस्तान का एक अलवारी तुर्क था। ऐसे ही आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी आपका कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान से आया था, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में क्या था दोस्तों, उस समय बहुत ज्यादा दास प्रथा चलती थी, ठीक है। और यहीं से आपके आते हैं इल्तुतमिश, ठीक। इनका पूरा नाम आपको पता है भाई साहब, शमसुद्दीन, मैं लिखता हूं शमसुद्दीन, आप मेरे साथ लिखते जाइए ना, शमसुद्दीन उद्दीन इल्तुतमिश। वो तो लिखा ही है, आप लोग लिख सकते इल्तुतमिश, ये इसका पूरा नाम था। और सुल्तान बनने से पहले भाई साहब ये बदायूं का गवर्नर था भाई, है ना। जो बदायूं आपका बिहार में है भाई, उसका सॉरी यूपी में है, वहाँ का ये गवर्नर था। और जो है पूरा पूरा वहीं से उसको पता चल गया था कि किस प्रकार से मुझे इस राज्य को अपने बस में करना है, क्योंकि आराम शाह इतना जो आराम शाह नाम ही उसका आराम शाह है, इतना वो नहीं था कि ये कुछ ज़्यादा मतलब राज्य को चला सके। ये भाई साहब लड़कियों बाजी में ज़्यादा रहता था, तो इसका ध्यान सब कुछ रासलीला में रहता था, तो भाई साहब राज्य तो कोई कैसे ही संभाले, है ना। तो ये चीज़ें थी भाई साहब। उसके बाद भाई फाइनली ये आपका बनता है, और आपके चालीसा एक देखो भाई, इसे किसी पर भी विश्वास नहीं था, एक चालीसा दल का गठन करता है, और उसे तुर्काने चैलगामी कहा जाता है। और वो चालीसा दल ये होता था कि भाई साहब जैसे कि जिन पे आप लोग विश्वास कर सको
उनमें से मतलब जितने भी दास थे, पूरे पूरे गुलाम थे, उनमें से उसने 40 ऐसे आदमी उठाए जिन पे वो खुद विश्वास कर पाता। उन 40 लोगों को लिया, क्योंकि सभी पे तो वो विश्वास कतई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं सभी को सब कुछ शेयर करने लगूंगा तो भाई साहब कहीं ना कहीं मेरी लुटिया डूब जाएगी। जैसे इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो कि जैसे हमारे पीएम है, राष्ट्रपति जी हैं, उनके लिए जो सलाह वो लेते हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ से सलाह लेते हैं? आईएएस ऑफिसर से, है ना। ऐसे ही सेम जो आईएएस ऑफिसर की जो इस समय आपका फॉरेंसिक, अरे यार क्या बोला मैं, हाँ, जो पूरा पूरा आईएएस जैसा कंटेनर होता है उसके लिए जो सलाह देते हैं, सेम काम करते थे चहलगामी, यानी कि तुर्कानी चहलगामी, बिल्कुल सेम काम करते थे, बिल्कुल भाई साहब, है ना। अब चलते भाई यहाँ से आगे की बात क्या हुआ। सुल्तान ऑफ दिल्ली, बिल्कुल देखते हैं भाई साहब। चलिए, हुआ क्या था कि भाई साहब जैसे ही अब इनिशियली जो आपका होता है कि इल्तुतमिश ने काफ़ी ज़्यादा मतलब युद्ध वगैरह भी जिले आपको याल्दोज, है ना, सबसे बड़ा दुश्मन, क्वाचा आपका, भाई साहब इसको तो मतलब इसने मतलब कि अपनी पूरी जिंदगी में ही पूरा युद्ध करते करते निकाल दिया, अपनी सभी दुश्मनों से लड़ाई करते करते निकल गई थी इसकी, है ना। पहले याल्दोज से लड़ता है, फिर क्वाचा से लड़ता है ना, क्योंकि उन्हें भी भाई साहब जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो वो भी तो इसके कहीं ना कहीं दुश्मन थे। वो कह रहे थे कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है हम इसके राज्य को हड़प लेंगे, लेकिन इल्तुतमिश था भाई, वो कहाँ मानने वाला था। आओ भाई साहब, इल्तुतमिश तुम्हारा इधर को इंतजार कर रहा है। वो आते हैं भाई साहब और इन्हें वो हराता भी है। ठीक है, 1215 ईस्वी में क्या होता है, 1215 ईस्वी में ये भाई साहब जो तराइन का मैदान था वहां पे याल्दोस को पराजित करते हैं, बिल्कुल नस्ते नाबूद करते हैं, उससे भगा भगा के मारते हैं और वो वापस चला जाता है अपने अफगानिस्तान गजनी में, बिल्कुल। उसके बाद भाई साहब जो मतलब इल्तुतमिश था उसको जो वास्तविक सुल्तान का जो दर्जा था वो अब आके मिला था। जो सुल्तान का जो दर्जा था, एक सेकंड में से इरेज करता हूँ पहले, बिल्कुल, हाँ, जो वास्तविक सुल्तान का जो दर्जा मिला था उसे वो मिला था भाई साहब आपका 1229 एडी में, बिल्कुल, है ना। ये आपका लिखा ही है यार यहाँ पे, है ना, हाँ, 12 जो कि कहाँ से मिला, बगदाद के अब्बासी खलीफा से, है ना, वहाँ से इन्हें प्राप्त होता है 1229 में। और जो है यही जो ऐसा एक इल्तुतमिश था जिसने कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे भाई साहब, क्योंकि इसने पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था अपने राज्य को, दिल्ली को तो भाई साहब इसने स्वर्ग बना रखा था उस समय। ठीक है, उसके समय में दिल्ली की चर्चाएं होती थी भाई साहब। आप दुनिया में कहीं भी चले जाते, सॉरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एशिया में आप कहीं भी चले जाते, दिल्ली की चर्चाएं होती थी भाई साहब कि भाई साहब कितना बना दे भाई साहब, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करा दिया था इसने, और आपके मकबरा जैसे, और भाई साहब बहुत सारी चीजें इसने कराई, है ना, दिल्ली को इसने चमका दिया था भाई साहब, है ना। और क्या किया था भाई साहब इसने, और भाई साहब इसने अपनी जो लाहौर, क्योंकि देखो पेपर में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, आप लोग बोलोगे सर लाहौर। सर दूसरा क्वेश्चन आता है कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट करने वाले कौन से सुल्तान थे, आप लोग बोलोगे सर इल्तुतमिश, बिल्कुल सही बोलोगे। अगर ये नहीं बोलोगे तो गलत बोलोगे भाई, है ना, गलत हो जाएगा, इसीलिए बनाते जाओ मेरे साथ में, जो बोलता जा रहा हूँ अपने नोट्स साथ में, है ना। चलिए भाई यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और भाई हाँ, इन्होंने 2 सिक्के भी चलाए थे, एक सेकंड में से यार फिर से करना पड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, चलो। 2 सिक्के चलाए थे भाई साहब, कौन कौन से थे भाई वो 2 महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से थे, एक तो टका था, दूसरा जो टका था वो किसका था भाई साहब, चांदी का था, और जो तांबे का था वो कौन सा था, जित्तल का था। आप लोग देख सकते हो, हियर यू कैन सी वेयर, चलिए 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 चलिए, ये रहा, आप लोग देख सकते हो ना, ये था आपका पूरा का पूरा रहा था भाई साहब, जो कॉपर का था वो जित्तल था। अरे क्या बोल गया मैं, हाँ जो भी था, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला क्या, अरे यार चलो कोई नहीं। जो तांबे का जो सिक्का था वो जित्तल का, तो जो चांदी का जो था भाई वो टका कहते थे उसे हम, ठीक है, जिनमें रेशियो आपका सिल्वर का 0.38 रहता था। और तांबे की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका तांबे में आपका 1.29
ग्राम्स, इतना रेशियो रहता था आपका पूरा पूरा, है ना। बाकी की बात आगे स्लाइड में करते हैं। चैलेंजेस भाई साहब, जैसा कि चैलेंजेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, मरने के बाद सभी जितने भी रियासतें थी सब खड़े उठी हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। उधर से राजपूत तो खड़े हो जाते हैं, फिर राजपूतों को संभालना पड़ता है, उसे उनको हरा के आना पड़ता है कि हाँ, उनसे फिर ये कहना पड़ता है कि हाँ अब मजदूर आप मेरे नीचे काम करोगे। वो कहता है ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हैं तो हम आपके नीचे काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है हमें, है ना। लेकिन एक और होता है कि बंगाल और बिहार में क्या होता है भाई साहब जो गयासुद्दीन है वो पहले तो कहता है कि हम आज़ाद हैं, हमें कोई नहीं हराएगा। तो वहाँ पहुँचता है कौन, इल्तुतमिश पहुँचता है, उसे हराता है, फिर कहता है हाँ भाई साहब आप कह रहे हैं हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, आप कहेंगे वैसे काम करें। अरे ये मान गए यहाँ से, अब वो वापस जाता है और फिर से बोल देता है हम तो आज़ाद हैं। अरे भाई साहब इल्तुतमिश का दिमाग खराब पूरा का पूरा, मतलब गयासुद्दीन को मरने के लिए, खुद के अपने आप ही मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। और भाई साहब सिंधु नदी में कूद कर जान दे दी भैया जी ने, है ना। चलिए, और उसके बाद जो बिहार और बंगाल था भाई साहब, ये आपकी जो बातें हैं भाई मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो 1229 से आप लेकर आपकी 1230 तक की बातें हैं। और उसके बाद जो नासरुद्दीन है, जो इसके बेटा था उसका, किसका, इल्तुतमिश का जो बेटा था नसरुद्दीन, वो वहाँ का राजा बनता है और बाद में ये भी मारा जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी जो बेटी, देखो जो दो बेटे थे उनमें से एक तो बेटा चल बसा, दूसरा जो नालायक था, और तीसरी बची भाई बेटी जिसमें पोटेंशियल था काम करने का, है ना। चलिए, उसके बाद मुल्तान को भाई साहब, हाँ चलिए मुल्तान की कहानी पर भी आते हैं। एक सेकंड, स्लाइड देखना है क्या, ओके चलो इसको मिटाता हूँ पहले, है ना। चलिए, तो होता क्या है कि अभी उसी के समय क्या होता है भाई साहब, आपका कौन आता है, चंगेज खां, है ना। चंगेज खां आता है भाई साहब। अब एक्चुअली होता ऐसा है, देखिए जब चंगेज खान आता है तो एक्चुअली किसके पीछे आता है पता है ना, हाँ जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे आता है, उसे मारने के लिए आता है। लेकिन इल्तुतमिश मना कर देते, भैया हम नहीं शरण दे पाएंगे आपको, आप जाइए, हम आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सभी को पता था कि भाई साहब आपका जो उसका नाम ही यार इतना तगड़ा था, तो नाम से नहीं भाई साहब उसने काम किया था। हम बहुत जल्दी चंगेज खान, जिनका बचपन का नाम क्या था भाई, तिमुजिन, बिल्कुल इनके बचपन का नाम तिमुजिन था। बहुत जल्दी हम इनके ऊपर बायोग्राफी लेकर आएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। भाई साहब 1 मैन आर्मी था, एक अकेले लीडर ने पूरी की पूरी एशिया की नाक में दम कर रखा था भाई साहब। और इसने मतलब कोई भी राजा इसके सामने आने से थड़ थड़ कांपता था भाई साहब, इतना तगड़ा राजा था, इतना तगड़ा हम लोग आक्रमणकारी बोल सकते हैं, आक्रमणकारी था। लेकिन मंगोल्स के लिए तो जैसे हमारे लिए भगत सिंह, मंगोल्स के लिए भाई साहब ये उधर को भगत सिंह, है ना। ये सब चीज़ें चलती हैं भाई साहब, तो इनके ऊपर भी हम बहुत जल्दी बायोग्राफी लेकर आएंगे। लेकिन मैं छोटा सा इंसिडेंट जो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कहानी में आता है चंगेज खान। होता क्या है दोस्तों कि ये बात है आपकी 1221 की, ठीक है 1221 एडी की बात है कि आपके जो जलालुद्दीन मकबरनी था, जो कि ख्वारिज्म एम्पायर का लास्ट रूलर था, उस समय क्या करता है कि भाई साहब 1221 में वो बोलता है अपने एक उसको भेजता है शांति दूत, उसको दूत को भेजता है किसके दरबार में, चंगेज खां के में, और बोलता है कि आप हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए, है ना। चंगेज खां का दिमाग खराब, भाई सब मेरे से दोस्ती करेगा। उसके जो दूत भेजा था उसकी गर्दन नस्ते नाबूद करके उसे ही भेज दी। भाई साहब ये रही तुम्हारे राजदूत की मुंडी, हम घंटा आपके साथ दोस्ती करेंगे, है ना। चलिए, हाँ मेरी भाषा थोड़ी ऐसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है चलिए आप समझ गए ना। हाँ तो वो कहता है भाई साहब हम आपके साथ क्यों दोस्ती करेंगे, चंगेज खान का मूड खराब भाई साहब। अब चंगेज खान आता है, जलालुद्दीन को भाई साहब क्या होता है, भागता है, उसके नाम सुनकर ही वो लगता है कि वो आ रहा है आक्रमण करने के लिए। भाई साहब जलालुद्दीन मकबरनी का पता ही नहीं चलता है कहाँ भाग गया, है ना। वास्तव में भागता है भाई साहब, बहुत तेज भागता है उसके आने से। और भागते भागते क्या होता है कि अब वो ये भारत की तरफ मुड़ गया भाई साहब, ये उसने गलती कर दी थी कि वो भारत की तरफ मुड़ गया।
अब भारत की तरफ मुड़ गया तो भाई साहब अब पीछे चंगेज खां, आगे सिंधु रिवर आती है। पाकिस्तान जब पहले क्या था भाई साहब, जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो होता क्या है कि अब वो पाकिस्तान को क्रॉस मतलब उसमें जाने के लिए उस समय क्या होता था आपका, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आने के लिए उसे सिंधु रिवर को पार करना था। और सिंधु रिवर उस समय क्या थी आपकी, बहुत ज़्यादा उफान पे थी दोस्तों। इतनी उफान पे थी कि एक पीछे जो चंगेज खां आ रहे थे वो तो उसे ना तो लगा कि जैसे इन्हें जंप मारी उसमें, उससे तो लगा कि मर गया ये, इससे ये नहीं बचने वाला। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो बच जाता है और इंडिया में पहुंच जाता है। इंडिया में किसके पास पहुंचता है भाई साहब, बिल्कुल इल्तुतमिश के राज्य में पहुंच जाता है। अब इल्तुतमिश से कहता है भैया आप मेरे को मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिलकर चंगेज खां को मारते हैं। अरे इल्तुतमिश समझ रहा है पागल पागल है क्या ये भाई, इल्तुतमिश चंगेज खां को मारने की बात कर रहे हो आप हमारे साथ मिलकर। भाई साहब मैं अपने भारत को तो छोड़ो, वो ऐसी तैसी कर देगा मेरे भारत की और मेरे आसपास की पूरे एरिया की। मेरा अगर दिमाग खराब है कि मैं तेरे को शरण दूं भाई। अगर उस समय अगर इल्तुतमिश कहीं ना कहीं इनको शरण देते तो भारत का नक्शा कुछ और होता मेरे भाई, है ना। वो पूरा का पूरा तबाही कर देता, लेकिन उसने समझदारी दिखाई, यही उसकी बुद्धिमानी थी दोस्तों। और इतने मतलब उसके दिमाग सही से काम नहीं करता था आपका चंगेज खां का, उसके बावजूद भी इल्तुतमिश ने उसके आक्रमण से भारत को सेफ रखा। और यहाँ से क्या करता है कि बना कर देता है और इल्तुतमिश से बोलता है भाई साहब हमने इसके साथ कुछ नहीं किया है भाई, प्रभु तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, आप इसके साथ कुछ भी करिए, हमें इसका साथ नहीं देना है और ना ही हमें इसका साथ चाहिए, आप जो चाहे इसके साथ करो। अब भाई साहब जलालुद्दीन मकबरनी भगता है मुल्तान। मुल्तान में कौन था भाई साहब, कवाचा, बिल्कुल सही, जो कि किसका दुश्मन था, इल्तुतमिश का, है ना, इल्तुतमिश का दुश्मन था। अब भाई साहब यहाँ पे क्या होता है कि कवाचा भी मारा जाता है और जलालुद्दीन मकबरनी भी मारा जाता है। और पूरा का पूरा जो मुल्तान का एरिया है ना दोस्तों, पीछे जो आपको मैप में दिखाया था, एक सेकेंड, ये रहा, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा अब भाई साहब इल्तुतमिश के नीचे आ गया है ना। अभी आपके समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा, ये तो पहले से था, ये हमारी है दिल्ली और ये पूरा पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा एरिया इसके अंडर आ जाता, क्योंकि मुल्तान तो भाई साहब कबाचा संभाल रहा था, कबाचा को मार दिया गया। और जो है पूरा का पूरा मुल्तान का एरिया और गजनी का एरिया पूरा पूरा किसके अंडर आ जाता है, बिल्कुल किसके अंदर आता है भाई, अरे चलना भाई, इल्तुतमिश के कहाँ पे था भाई, मैं कहाँ पे भूल गया, इल्तुतमिश के अंडर आ जाता है, यहाँ पे था भाई, है ना। अब देखते हैं भाई साहब, ये सब था, इसका मतलब पूरी जिंदगी इसको युद्ध करते ही करते निकल गई, है ना। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम भाई साहब किसको, बिल्कुल इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा भाई साहब। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक ऐसा बना दिया जैसे कि स्वर्ग था। इसने आपका पहला क्या किया था कि इसने दिल्ली में पहला भारत का पहला मकबरा बनवाया था और दिल्ली में एक जो कि सॉरी एक मस्जिद भी बनवाई। वो कहाँ पे थी आपकी, अजमेर में एक मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद का नाम बताएंगे कोई, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए भाई साहब फटाफट, ठीक है। और दरगाह का जो मुजुद्दीन दरगाह है उसका भी निर्माण कराया। और आपके कौन है भाई साहब, मुजुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह का निर्माण कराया। और आपका जो कुतुब मीनार है उसका पूरा का पूरा निर्माण इन्होंने पूरा कर दिया था। और जो चंगेज खां से इसकी पूरी, अच्छा मंगोल खां था ये चंगेज खां। और जो मंगोल की जो राजधानी है भाई साहब वो आप लोग मेरे को बताओ क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ही बताते हैं आपको कि मंगोल की राजधानी उनाबटूर थी, उनाबटूर थी, ठीक है। मंगोल की राजधानी थी नहीं, अब भी है ना। चलो अभी कहाँ पे पड़ता है वैसे, बिल्कुल चाइना और अफगानिस्तान, आई थिंक अफगानिस्तान के बीचों बीच पड़ता है ये, बिल्कुल, है ना। सॉरी अफगानिस्तान बोला मैं, तजाकिस्तान, ठीक है। और चाइना के ऊपर और वहाँ से उसके नीचे, बिल्कुल ये बीचों बीच में है। और भाई साहब गोभी का मरुस्थल बताइए कहाँ पे है, रेगिस्तान, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई।
क्या होता है कि यहाँ से आगे हम चलते हैं कि इन्होंने पूरा पूरा मतलब कंसोलिडेट कर दिया था पूरा इंडिया का जो भी था, उन्होंने पूरा सब जोड़ रखा था एक तरीके से पूरा पूरा। उसके बाद आपके जो बहलोल लोधी आएंगे, सॉरी क्या बोल गया मैं, बलबन जो आएंगे वो उनको पूरा पूरा एक्सपेंड करें, कंसोलिडेट एक्सपेंडेड, है ना। ये होता है भाई साहब आपके मैप में और आपकी हिस्ट्री में, बिल्कुल यही होता है। उसके बाद देखते हैं हम भाई साहब, इनकी डेथ होती है, आपके इल्तुतमिश को बीमारी हो जाती है। तो बीमारी के कारण क्या होता है भाई, राजा लोग हैं भाई, क्या मतलब सुल्तान लोग या राजा लोग, बात तो बराबर है। तो अब भाई साहब को क्या होता है कि बीमारी हो जाती है और भाई साहब बेड पे डल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया अपने पूरे जो मतलब 40 दल था उसको बुलाते हैं, जो तुर्के चहलगामी था उसको बुलाते हैं कि नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा वो मेरी बेटी होगी रजिया सुल्तान। भैया जी सभी के सभी सुनकर पागल हो जाते हैं, भाई ये क्या बोल रहे हैं, एक महिला हमारे ऊपर राज्य करेगी क्या भाई साहब। ये सुनकर सभी को मतलब बात तो पसंद नहीं आई, लेकिन क्या कहते उनके सम्मान मरते समय उनकी इच्छा थी तो इसीलिए वो करने लगे कि ठीक है, लेकिन बाद में तो नहीं बनने वाली थी, रजिया सुल्तान को ही स्ट्रगल करना था अपनी गद्दी के लिए, ये सब था उसमें, है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रुकनुद्दीन फिरोज था, जो उसका बड़ा बेटा तो वहाँ मारा गया था, है ना, क्या नाम था बताइए, नसरुद्दीन, ठीक है। उसके बाद जो रुकनुद्दीन होता है फिरोज, वो 1236 में बैठ तो जाता है, 2-3 महीने के लिए बैठता है। उसके बाद क्या होता है कि भैया जी ये गए मारे गए, है ना। अब ये मारे जाते हैं और जो है पूरी की पूरी बागडोर इनकी माता जी के हाथ में आती, माता जी के हाथ में से इनकी पूरी रजिया सुल्तान संभाल लेती हैं। और आगे जो आपकी बायोग्राफी आएगी दोस्तों, वो किसकी आएगी, रजिया सुल्तान की, बिल्कुल रजिया सुल्तान की, देखना ना भूलें। और बहुत जल्दी हम आपको बता दें कि हमारी जो बायोग्राफी आएगी दोस्तों किस पे, स्टीफन हॉकिंस, फिजिक्स की दुनिया के सरताज बादशाह, जिसने फिजिक्स की दुनिया में एक नया ही मोड़ ला दिया है इस समय। उसके ऊपर पता नहीं यार बहुत कुछ उन्होंने बताया, उनके ऊपर बहुत जल्द बिफोर संडे हम आपकी बायोग्राफी पूरा का पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको हमारे साथ फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगी बिल्कुल उस दिन। और हम जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी की बायोग्राफी लेकर आएंगे, चाहे वो आपके भारतीय साइंटिस्ट हो, चाहे आर्यभट्ट हो, अब APJ अब्दुल कलाम हो, और जो भी हो यार सबके ऊपर एक बायोग्राफी होगी। यानी बायोग्राफी का मतलब क्या होता है पता है ना, पूरा का पूरा नॉलेज, एक कहानी। जैसे अभी मैं किसी के बारे में बताता हूँ तो उसके पूरा पूरा उसके पिताजी के बारे में बताऊँ, उसने क्या काम किया, उसकी कौन सी डेट थी, तो वो सब बताना होता है। तो यही आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो, सिंपल है भाई। यही आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, वही चीज़ है ना। और वो चीज़ मैं आपको एक बायोग्राफी के रूप में बताता हूँ, एक कहानी के रूप में बताता हूँ, जिससे कि ऑलवेज यू हैव रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक आपके फ्रीडम स्मार्ट 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज़ दिस इज़ योर चैनल। एंड देखो भाई, हाँ एक और चीज़, जिन बच्चों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा है, प्लीज़ यार इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लो, क्योंकि ये आपके हर जगह पर काम आएंगे, ठीक है। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको भारत के इतिहास के बारे में तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और अपने फ्रेंड को शेयर करो। उसके बाद हम बिल्कुल भाई सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारा ही चैनल है और बिना आपकी सहायता के हम आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और हम आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत ऊपर जाता है बेटा जी। इसीलिए सब्सक्राइब योर चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। दिस इज भानु प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रजिया सुल्तान के साथ में। धन्यवाद।